राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी एकता को झटका, ममता पर बिफरे सीताराम येचुरी, कहा दिल्ली में बुलाई बैठक को एक तरफा। बीजेपी आज कर सकती महापौर प्रत्याशियों का ऐलान, प्रदेश के चारों महानगरों में मचा घमासान, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में फंसा पेच। मध्य प्रदेश में 570 सरपंच निर्विरोध निर्वाचित, 380 महिलाएं चुनी गई सरपंच, सागर की राम रानी बनी सबसे बुजुर्ग सरपंच। भोपाल में ब्लेड मारने से घायल महिला से मिले सीएम, 1 लाख रुपए की दी मदद राशि, सीएम ने दिए मामले की जांच के निर्देश। और जबलपुर में एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही आई सामने, हैवी डोज देने से परिजनों ने जो आरोप लगाया है, शव को थाने लेकर पहुंचे परिजन। नमस्कार, खबर भारत के साथ मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों पर सिलसिलेवार तरीके से और पहली खबर आपको बताएंगे राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी, जहां राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष को एक करने में ममता बनर्जी जुटी हुई हैं और उनके प्रयासों को एक झटका लगा है। दरअसल इसी क्रम में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी दलों को पत्र लिखकर उनसे 15 जून को प्रस्तावित बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया। ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई बैठक पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, हमें 15 जून की बैठक का निमंत्रण मिला है, हम उस समय अयोध्या में होंगे, इसलिए हमारी पार्टी के एक प्रमुख नेता बैठक में भाग लेंगे। तो वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने ममता बनर्जी के द्वारा विपक्षी दलों की दिल्ली में बुलाई गई बैठक को एक तरफा बताया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का महापौर प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी है। बताया जा रहा है बीजेपी आज प्रदेश के चारों महानगर के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। आपको बता दें, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में प्रत्याशियों के नाम पर पेंच फंसा हुआ है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 570 सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इसमें 380 महिलाएं और 190 पुरुष हैं। सागर की 79 वर्षीय लगभग 80 साल पूरा कर चुकी बुजुर्ग सबसे अधिक उम्र की सरपंच बनी है। भोपाल, सागर और नर्मदापुरम की 21 साल की 3 महिलाएं निर्विरोध सरपंच बनी हैं। बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से समरस पंचायत यानी निर्विरोध चुनाव करने की अपील की थी। इसके लिए सरकार की तरफ से पुरस्कार देने का भी ऐलान किया गया था। वहीं महिलाओं को चुनने पर पंचायत को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी में टीटी नगर इलाके में महिला के चेहरे पर ब्लेड मारने की घटना को गंभीरता से लिया है। शिवराज सिंह चौहान ने महिला के घर जाकर मुलाकात की और 1 लाख रुपए की राशि भी दी है। सीएम ने कहा है कि सीमा का इलाज भी सरकार कराएगी। इससे पहले सीएम ने जिले के आला अधिकारियों को तलब किया था, जिसमें पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खबर जबलपुर से है, जहां एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। बता दें, मृतक गणेश कश्यप के परिजनों ने कोतवाली थाने पहुंचकर शव रखकर हंगामा किया और मंडूलाल अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया है कि मृतक को निजी अस्पताल में नॉर्मल बीमारी के चलते भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से हैवी डोज देने की वजह से मृतक की हालत खराब हो गई और अचानक उसकी मौत हो गई। वहीं कोतवाली पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों की शिकायत पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। साथ ही दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है।
जबलपुर की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से ये बात सामने आई है कि डॉक्टरों की लापरवाही इतनी बढ़ गई है कि वो लगातार पेशेंट यानी मरीज को ठीक करने की बजाय उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां डॉक्टर्स की लापरवाही से एक युवक की जान चली गई। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से संवाददाता खबर भारत के लिए मोहम्मद शरीफ खान, हम उनसे चर्चा करेंगे। मोहम्मद, जिस तरह से एक तो ये निजी अस्पताल का मामला, मैं चाहूंगी अगर ये बात पुलिस तक पहुंच चुकी है और पुलिस से ये सुनिश्चित कर लिया गया है निजी हॉस्पिटल के नाम को, तो वो नाम भी बताया जाए और किन डॉक्टर्स की लापरवाही उनके नाम भी बताए जाए। तो आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार जो है जबलपुर में निजी अस्पतालों के द्वारा जो लापरवाहियों से मौत सामने आती है, वहीं इसी कड़ी में एक जबलपुर में कल ताज़ा मामला सामने आया जहां पर एक निजी अस्पताल मन्नूलाल अस्पताल के नाम से जो अस्पताल है, वहां पर जो है एक 32 वर्षीय युवक गणेश, जिसका नाम गणेश कश्यप है, उसको वहां पर पिछले हफ्ते कुछ नॉर्मल बीमारी के चलते वहां पर एडमिट कराया गया था। जहाँ पर परिजनों ने बताया कि वहाँ 2-3 दिन जो था गणेश बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल बातचीत अच्छे से कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं डॉक्टरों ने इसको हैवी डोज देने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। एकदम से उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए और अचानक वो जो है कोमा में चले गया। कोमा में जाने के बाद जब उन्होंने डॉक्टरों से बात की, तो डॉक्टरों ने उनसे बिल्कुल बात करने से इनकार कर दिया और डॉक्टर जो है कहीं न कहीं उनको आनाकानी करने लगे, जिससे उनको शक हुआ। तो उन्होंने जब वहाँ से डॉक्टर से बात की कि आपको मेडिकल ले जाना है, मेडिकल अस्पताल में हम उसका इलाज कराएंगे, तो कहीं न कहीं डॉक्टरों ने साफ तौर पे कहा कि आपका जो मृतक है वो गणेश कश्यप है, उसका देहांत हो चुका है। तो वहीं कहीं न कहीं जो है परिजनों ने वहाँ पर हंगामा शुरू कर दिया अस्पताल में और जो मृतक है गणेश कश्यप, उसके शव को लेकर कोतवाली थाने पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने मन्नूलाल अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने जो है पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए मर्ग कायम कर जांच में लिया हुआ है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से अगर परिजनों की बात की जाए, परिजनों का क्या कहना है? परिजनों का साफ कहना है इस तरीके की, जिस तरीके से हमने भरोसे में आके यहाँ मन्नूलाल अस्पताल में जो है अपने जो उसकी मृतक का भाई, उससे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था अपने भाई को वहाँ पर भरोसे में, यहाँ डॉक्टर के भरोसे में उनसे बात करके यहाँ पर एडमिट कराया था। उन्हीं के कहने पर हमने यहाँ पर एडमिट कराया था, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टरों की पूरी जो है लापरवाही वहाँ पर देखी गई है। सही समय पर वहाँ पर इलाज नहीं किया जा रहा था और कौन सी दवा किस वक्त दे रहे थे ऐसा कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही थी। तो पूरी जो है बता रहे डॉक्टरों की जो लापरवाही बताई जा रही थी, एक हैवी डोज देने से जो है कहते हैं कि गणेश जो कश्यप है उसकी मृत्यु हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों की जो है साफ लापरवाही इसमें सामने नजर आ रही थी। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद, क्योंकि हमारे पास परिजन जो है मृतक के, उनका नंबर भी है, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस बीमारी के चलते कितने दिनों से जिसकी मृत्यु हुई वो युवक परेशान चल रहा था और आखिर किस तरह का हैवी डोज मिला है और वो डोज कब से दिया जा रहा था, ये दवाइयाँ कब से लगातार चल रही थी जिसका हैवी डोज हुआ और आखिरकार युवक की मौत हो गई। इस वक्त हम जबलपुर की खबर दर्शकों को बता रहे हैं, जहां निजी अस्पताल में परिजनों ने आरोप लगाए हैं डॉक्टर्स पर और उनका कहना है परिजनों का कि डॉक्टर्स की लापरवाही से ही युवक की मौत हुई है। और जिस तरह से हाई डोज की बात सामने आई है, पुलिस ने भी मामला संज्ञान में ले लिया है, आगे की कार्रवाई की बात की गई है। हम तस्वीरों में देख सकते हैं सिटी कोतवाली में किस तरह से लोग भी जमा हो गए थे और इस मामले पर कार्रवाई करने की जिद कर बैठे। हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारी चर्चा अगर मृतक के भाई से हो पाती है या परिजन से हो पाती है, तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर किस बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और कितनी देर बाद, हैवी डोज देने के कितनी देर बाद आखिरकार युवक की मौत हुई। और परिजनों का क्या कहना है, परिजन क्या मान रहे हैं, किस डॉक्टर ने इलाज किया था, ये तमाम सवाल जिनके जवाब हम लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं परिजन में से एक मृतक के भाई शिवम, हम उनसे चर्चा करेंगे। शिवम, स्वागत है शिवम आपका खबर भारत में। हम दरअसल आपके ही परिवार की खबर इस वक्त दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टर्स की लापरवाही दरअसल आपके परिवार के एक सदस्य की जान ले बैठी। क्या था पूरा मामला, किस बीमारी से जूझ रहे थे वो? बीमारी तो कुछ भी नहीं थी, ये शनिवार की रात की बात है। उस समय क्या बोलते हैं, वैसे 5 तारीख लग चुकी थी वो सुबह,
वो अपने वॉशरूम गए थे, वॉशरूम पे गिर चुके थे। तो कुछ चोट अंदरूनी वो मतलब कि ऐसा कुछ हम लोगों ने उनको वो नहीं किया। तो वे अचानक से हेडेक मतलब बहुत ज़्यादा होने के कारण फिर उनको मतलब कि लेकर गए हम हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल हम सबसे पहले लेकर गए मेडिकल। अब उस दिन पड़ गया संडे पर हमने देखा डॉक्टर की अनुपस्थिति पर फिर हमने बोला कि अभी डॉक्टर तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, ना रहेगा तो फिर हम मन्नूलाल हॉस्पिटल ले गए। मन्नूलाल जो हॉस्पिटल है हमारा कोतवाली पर थाने के उधर समक्ष लगता है। उस पर हमने देखा कि डॉक्टर ने तो एडमिट कर लिया है, वो सारी प्रोसेस हो गई, सारी चीज उसी दिन सारे टेस्ट हो गए, सारी चीज। अब डॉक्टर थे वो तो सारी चीज जानकारी ले चुके थे, उनको सारी चीजें पता थी, लेकिन तब भी वो इलाज करते हुए वो सारी चीज हमको पता चली कि वो पैरालाइज हो चुका है। इंटरनल चोट तो उन्होंने बताया नहीं, ऐसा कोई भी सिचुएशन हमको नहीं बताई, कोई भी चीज में। हमारा सारा परिवार यही जानता था कि वो सिर्फ पैरालाइज। ये हम मंगलवार तक ये चीज सारी जानते थे। जो ट्यूसडे जो डेट थी उस दिन तक हम लोग सब वेडनेसडे तक हम यही सब जानते थे कि वो पैरालाइज है। उसके बाद जो मंडे की बात है उन्होंने सारे इलाज किए, सारे टेस्ट करके जो भी चीज़ हमको बताया पैरालाइज के बाद फिर हमने वहाँ पर कॉल किया सारे सब जगह इधर उधर। तो कुछ हमको लगा नहीं कि हाँ वहाँ वो बोलते हैं कि हम ठीक कर देंगे सारी चीज़ें। हमने और अपनी सारी जानकारी बाहर भी हमने अपने इधर पे जो लोगों को दी तो इसी तरीके से दी। और जब जी इलाज शिवम। उनका चलने लगा हमसे इनने पूरा गुमराह किया हमको कि पैसा के चक्कर में। सबसे ज्यादा तो मेन था इनका पैसा, मोटिव हर हॉस्पिटल का जैसे हमेशा रहता है हाँ वही चीज थी, पैसा। बिल्कुल। इनने क्या हमसे बिलिंग भी शिवम, करवा ली हम लोग। बिल्कुल शिवम, ये तो स्पष्ट हो जाता है आपकी बातों से कि लापरवाही तो डॉक्टर्स की ही है, अस्पताल प्रबंधन की ही है, और पैसे ऐंठने के चक्कर में दरअसल ये पूरा खेल जिस तरह से समझ में आ रहा है ये पूरी आपकी इस बातचीत से, तो क्या कहना है जब ये सारी बातें आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पास सबूत भी होंगे उन सब चीज़ों के जो बातें आप कर रहे हैं। सबूत तो वो सारी रिपोर्टें हैं दरअसल में। बिल्कुल। तो रिपोर्ट जानकारी पता चलेगी, वो सारी अभी पुलिस FIR में बिल्कुल। सारी चीज रिपोर्ट थाना प्रभारी का क्या कहना है शिवम? थाना प्रभारी का मैम अभी कुछ भी नहीं कहना है। थाना प्रभारी जांच पर है अभी। वो सारी चीज अभी जस्ट अभी पोस्टमार्टम हुआ है, हम अभी बॉडी को लेकर आए हैं और अब भाई को ले थोड़ा तैयारी चल रही है उसकी, जो मैं अभी लगे हुए हैं। लेकिन ये चीज मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल के रहते मैंने ऐसे कुछ और भी मामले देखा हूँ जो उनने ऐसे किए। अब जो फैमिली लड़ नहीं सकती है शायद उनके साथ इन लोगों ने बहुत बार ऐसे हादसे किए हुए हैं। और हमारे इधर जितने भी थे हमने पूरा सोर्स वो लगाया कि हमारे भाई ठीक हो, लेकिन इन लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है हम ठीक कर देंगे, बाकी वो पैरालाइज था। और जब हमने इनसे डिस्चार्ज मांगा ट्यूसडे के दिन, इन लोगों ने हमको डिस्चार्ज नहीं दिया, हमसे पूरी बिल पेमेंट करवा ली सारी चीज। अब नेक्स्ट डे वेडनेसडे के दिन इन लोगों ने एक काम किया कि आप और डायरेक्ट बोलते हैं कि हमसे ये केस संभलेगा नहीं, आप इसको मेडिकल लेके जाइए। तो हमने जब इनकी रिपोर्ट करने गए हैं वहाँ कोतवाली थाने, तो उस समय हम लोगों का जो भी सुझाव बात हुआ, पिताजी की बात हुई, मैं उस समय पर मौजूद नहीं था ज्यादा। तो उनकी बात होने के बाद उस डॉक्टर की मैंने सिर्फ इतनी बात सुना था कि मैं वहाँ पर अपने 2 लोग दूंगा जो मेडिकल हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उन लोगों को दूंगा तो वो आपकी मदद करेंगे, वो सारा इलाज करेंगे, पूरी देखभाल करेंगे। तो लेकिन फिर मतलब अगर मैं संक्षिप्त में समझूं शिवम की इतनी सारी हो चुकी है घटना, इतनी सारी बातों को आप लोग रख चुके हैं थाने के सामने, तो अभी तक किसी भी तरह से कोई कार्रवाई की गई है? डॉक्टर्स को बुलाया गया है जिसके जो दोषी है उसको? नहीं, अभी सारी कार्रवाई अब होगी मैम। अब आज बोला गया है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि जब हम वहाँ हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में इन्होंने बोला सबसे अच्छा आपको हॉस्पिटल जाएगा मेडिकल में, जहाँ तक आपकी नॉलेज होगा आप भोपाल से। तो जब हम वहाँ पर पहुंचे हैं तो हमको सबसे मेडिकल का सबसे गंदा एरिया जो है 18 नंबर का वार्ड 4th फ्लोर में है। अगर आप अभी वहाँ पर आप किसी कैमरामैन को लेकर भेजते हैं तो आपको सारी चीज वहाँ साफ सुथरी दिखेंगी कि मतलब कितनी गंदगी है। और फिर जब हमने इनको फोन लगाया सर ऐसी ऐसी सिचुएशन, तो बोलते यार अब देखिए मेरा वहाँ पहचान नहीं। क्या नाम है उस निजी अस्पताल का? जी अस्पताल का है मन्नूलाल हॉस्पिटल। हाँ जी, मन्नूलाल हॉस्पिटल। मन्नूलाल हॉस्पिटल। और जिस डॉक्टर पर आपको लगता है कि उसकी लापरवाही देखने को? डॉक्टर DK तिवारी। डॉक्टर DK तिवारी, अशोक अरोड़ा।
बिल्कुल। और भी अन्य हैं जिनका मुझे नाम चलिए, अभी मैं आप तो नहीं यही याद कहूंगी शिवम कि शाम तक का उन्होंने वक्त दिया है। अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं इन सबके बावजूद, तो खबर भारत आपके साथ है। एक बार फिर से हम इस मुद्दे को उठाएंगे और इस बार डी के तिवारी से बात करेंगे। मन्नूलाल हॉस्पिटल प्रबंधन से सीधे बात की जाएगी। फिलहाल के लिए शिवम, मैं आपको यही कहूंगी कि जिस तरह से भी फॉलोअप इसका होता है आप जरूर बताइएगा, संपर्क कीजिएगा खबर भारत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल जुड़ने के लिए शिवम। और जिस तरह से अभी हमारी चर्चा हो रही थी शिवम के साथ, बयां किया उन्होंने कितनी तकलीफ हुई होगी जब एक छोटी सी बीमारी के चक्कर में एक युवक अपनी जान गंवा बैठा, एक परिवार अपने महत्वपूर्ण सदस्य को खो बैठा। ये एक बड़ी विडंबना है कि धरती के भगवान कहे जाने वाले, अगर हम डॉक्टर्स की बात करना चाहें, अब वो भी अपने दायित्व को पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे। और अब बात बालाघाट जिले की, जहां जिले में धान बीज विक्रेताओं की भरमार सी लगी हुई है, लेकिन इन लोगों की कालाबाजारी से अन्नदाता जरूर परेशान हो रहे हैं। दरअसल किसान बंद पैकेट का बीज उच्च क्वालिटी का समझकर खरीद रहे हैं, वो भी बिना बिल वाउचर के। जी हाँ, सिर्फ कोरे कागज पर बिल बनाकर और दस्तखत के नाम पर चिड़िया मारकर दुकानदार उन्हें एक कागज थमा देता है। बीज के सैंपल्स के नाम पर कृषि विभाग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है और कुछ नहीं। कृषि विभाग के द्वारा कई बीज विक्रेताओं से 150 से भी ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं, मगर किसी भी सैंपल की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। बता दें, बालाघाट जिले के लिए ये कोई नई बात नहीं है। अमानक बीजों की बिक्री और बीज के नाम पर ये कालाबाजारी इस जिले में लगातार जारी है। बीज परीक्षण प्रयोगशाला, वहाँ पर नमूने भेजने के टारगेट हैं हमको, और इस बार 315 नमूने भेजने के हमको लक्ष्य रखे गए हैं। तो नमूने हमने भेज दिए। तो सर अभी किसी भी नमूने की जांच होकर जो जांच की रिपोर्ट नहीं आया है? नहीं आया, हो सकता है 8-10 दिन में रिजल्ट भी आ जाए। चलिए हम बात करते हैं खबर भारत के ब्यूरो चीफ बालाघाट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्याम सूर्यवंशी। हम उनसे चर्चा करेंगे इस खबर पर। श्याम, जिस तरह से हमने अभी बताया कि एक बंद पैकेट का बीज किसान खरीदता है एक उम्मीद के साथ कि हम सुनिश्चित करते हैं इस क्वालिटी को, लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि अब बंद पैकेट में भी सुरक्षा हाशिए पर आ गई है। क्या कहेंगे? जी, मैं बता दूं प्रिया नहीं कि यहाँ पे जो अगर धान की कालाबाजारी कहा जाए तो ये कुछ नया मामला नहीं है। इससे पहले भी राजनीति में भी गर्मा चुका है ये मामला। जिस समय में गौतम भगत जी सांसद हुआ करते थे और क्षेत्र के ही अपने गौरी शंकर जितेन जी कृषि मंत्री हुआ करते थे, उस समय भी इस मामले में जोर पड़ा था। और यहाँ पे बीज की जो कालाबाजारी है वो काफी लंबे समय से चल रही है, और इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पे जो कृषि विभाग है उसकी जो कार्य प्रणाली है वो काफी सुस्त है। अगर हम बात करें, जब बीज बिक्री होना चालू हो गया है तब ये सैंपल लेने जा रहे हैं, सैंपल ला रहे हैं, और सैंपल की जांच की रिपोर्ट वो तब आती है जब किसान खेत में अपने बीज को लगा चुका होता है और उसका अंकुरण होकर वो फसल लगाने के लिए तैयार हो जाता है, फसल आने लगती है, उस समय ये लोग अपने रिजल्ट देते हैं। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो आखिर उनको किसान को अच्छा बीज कैसे प्राप्त होगा? दिक्कत वहां पे आती है, अगर ये सैंपल लेके बिक्री के पहले और उसका रिजल्ट आ जाता तो किसान को पता चलता है कि कम से कम कि कौन सा बीज मानक है और कौन सा बीज अमानक है। लेकिन यह ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता, और ये जो यहाँ की कार्य प्रणाली कहा जा सकता है कृषि विभाग की, काफी लाचार व्यवस्था में है। बिल्कुल, और कृषि विभाग सिर्फ मौन बना हुआ बैठा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद इन विक्रेताओं के जरिए कृषि विभाग तक भी कोई राशि पहुंच ही रही होगी। हेलो जी श्याम, आवाज पहुंची श्याम आप तक मेरी? चलिए हम शाम से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और बालाघाट की खबर दर्शकों को बताना चाहेंगे, और ये खबर रेलवे प्लेटफॉर्म पर वाटर कूलर से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, बालाघाट रेलवे प्लेटफॉर्म पर सामाजिक दानदाताओं ने वाटर कूलर दान किया।
बता दें कि रेलवे प्रशासन वाटर कूलर का पानी पहुंचाने में विफल दिखाई दे रहा है, जिससे प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे यात्रियों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। दरअसल सामाजिक दानदाताओं ने वाटर कूलर जिस उद्देश्य से दिया था, उस उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं हो पा रही। कारण कि रेल प्रबंधन वाटर कूलर में पानी की व्यवस्था ही नहीं कर पा रहा। तमाम अव्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के द्वारा रेल महाप्रबंधक स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। देखिए, यात्रियों के द्वारा लगातार ब्रॉडगेज संघर्ष समिति से यह आग्रह किया जा रहा था कि रेलवे स्टेशन में ठंडे पानी के जो वाटर कूलर हैं वे बंद हैं। आज हमने ये तय किया था कि रेलवे स्टेशन पर जाकर हम जो बंद वाटर कूलर हैं उसको पुनः प्रारंभ करने की मांग का ज्ञापन सौंपेंगे। रेल विभाग ने अफरा तफरी में 2 वाटर कूलर तो प्रारंभ कर दिए, लेकिन तीसरा वाटर कूलर बंद है। बड़े मुश्किलों से रेलवे इस बात की अनुमति देता है कि लोग अपने पुरखों की स्मृति में यहाँ पर वाटर कूलर दान करते हैं, और उस वाटर कूलर को स्थापित करने के लिए भी उन्हें बहुत से पापड़ पेलने पड़ते हैं। अब जिन लोगों ने वाटर कूलर दान कर दिया, वे लोग लगातार यहाँ पर आकर बंद वाटर कूलरों को ठीक करने का निवेदन भी करते हैं। तो पता चलता है कि रेलवे के अधिकारी कर्मचारी उनको सपोर्ट नहीं करते और उन वाटर कूलरों को प्रारंभ नहीं किया जाता। और चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार ब्यूरो चीफ श्याम सूर्यवंशी। हम उनसे इस खबर पर भी चर्चा करने वाले हैं। श्याम, हम लगातार अव्यवस्थाएं देख रहे हैं। अगर बालाघाट जिले की हम बात करें, एक तरफ हमने बीज की समस्या को उठाया, किसान परेशान, और दूसरी तरफ अगर देखें तो आम इंसान परेशान। रेलवे प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे वो लोग जो लगातार वहां इस, अगर मैं गर्मी की बात करूं, मौसम इतना गड़बड़ है और इस गर्मी में एक जो आस होती वो होती है वाटर कूलर। दानदाताओं ने दान तो कर दिया ये सोचकर कि वो लोगों की मदद के लिए इसे दान कर रहे हैं, लेकिन वाटर कूलर बंद पड़े हुए हैं। क्या है इसका कारण, क्या दिया जा रहा है रेल विभाग के द्वारा? ये बता दूं मैं कि यहाँ पे जो लोगों की, आम आदमी की परेशानी का कारण अगर देखा जाए तो यहाँ कोई नई बात नहीं है। बालाघाट जिले का आम आदमी परेशान होना ये काफी लंबे समय से चला आ रहा है, और इसका मुख्य कारण यहाँ की जो राजनीति है वो है। और दूसरी बात, अगर आप बात कर रहे हैं रेलवे प्रशासन की, तो वहाँ की भी बात बता दूं मैं, जब पूरा देश आज बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहा है अपने शहर के लिए, उस समय में बालाघाट जिले का आदमी ब्रिज की मांग कर रहा है। यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म में पीने के पानी को मोहताज है। अगर पीने के पानी को प्रशासन आज नहीं दे पा रहा है, वहाँ पे रेलवे प्रशासन पीने के पानी से भी यात्री को वंचित रख रहा है, तो सोचिए कि बालाघाट का आम आदमी आज 30 दशा में जी रहा है, उनकी स्थिति में जीवन यापन कर रहा है। और उसके बावजूद भी यहाँ पे जबकि सत्ताधारी नेता यहाँ पे मौजूद है, और उसके बाद पीने की पानी की मांग करना, ये काफी शर्मनाक बात है। जी बिल्कुल। क्या, और अगर इन सामाजिक दानदाताओं के अगर उस संगठन की बात की जाए, उन्होंने बताया कि किस तरह से लोग किसी की याद में कुछ दान करते हैं। रेलवे स्टेशन पे वाटर कूलर दान किए गए, तो जो परिवार होगा जिस समिति के जरिए ये वाटर कूलर वहां तक पहुंचे, और जब वो इस स्थिति को देखते होंगे तो शायद ये दान करने की परंपरा ना खत्म हो जाए ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे विभागों की वजह से। प्रिया मैम, आपको बता दूं मैं, ये जो दान करने की प्रथा असल में यहाँ पे शुरू हुई, वो कारण, मुख्य कारण अगर देखा जाए तो शासन प्रशासन जब अपना काम नहीं करेगा, तब जाके सामाजिक संगठन को सामने आना पड़ता है कि आखिर आम आदमी को सपोर्ट क्यों करे, सहयोग क्यों करे। इसलिए सामाजिक संगठन सामने आकर फिर ऐसी स्थिति में सहयोग प्रदान करती है, लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन को शर्माने की बजाय वो उससे जो कम से कम जो लोग दानदाता हैं, जो लोग दान कर रहे हैं, उसको उसका क्रियान्वयन सही तरीके से करवा दें, यहाँ सोचने की बजाय वो उसको नजरअंदाज करते हैं। और ये कारण है कि आज जो सामाजिक संगठन है वो जो काम शासन प्रशासन को करना चाहिए वो काम शासन प्रशासन ना करके सामाजिक संगठन कर रहा है। लेकिन अगर उनको भी दरकिनार कराएगा शासन प्रशासन, तो आने वाले समय में आम आदमी की आर्थिक संज्ञान कौन लेगा, यह चिंता का विषय है बालाघाट के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारियों के लिए। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में बोरवेल में फंसे राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 44 घंटे से जारी है। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर गुजरात रोबोटिक्स की टीम जल्द पहुंच चुकी है और राहुल को बाहर निकालने के काम में जुटी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में सीएम भूपेश बघेल नजर बनाए हुए हैं।
हम तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से लगातार एनडीआरएफ की टीम राहुल को बाहर निकालने की जद्दोजहद में लगी हुई है। पिछले 44 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब परिजनों का भी बुरा हाल हो रहा है। जिस तरह से हम देख सकते हैं तस्वीरें, लगातार परेशान हो रही है पूरी टीम। 44 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है नन्हा 10 साल का राहुल। और हमारे साथ रायपुर संवाददाता तुलिका सिंह फोन लाइन पर हैं। तुलिका, क्या स्थिति है? कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो ये सुनिश्चित कर लिया गया था कि बस कुछ ही घंटों में अब राहुल बाहर आ जाएगा, लेकिन 44 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। तुलिका जी, कल हमने अपने दर्शकों को बताया था कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही घंटे लगेंगे और राहुल बाहर निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे गड्ढा खुदता गया नीचे और जो पत्थर हैं, कड़े पत्थर गहराई में रेस्क्यू टीम को मिलने लगी, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम को और दिक्कत आने लगी उन पत्थरों को निकालने में, और नीचे से जो मिट्टी थी उन्हें ऊपर निकालने में रेस्क्यू टीम को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से और ज़्यादा टाइम लग रहा है। देखिए, 50 फीट का जो गड्ढा था वो तो रेस्क्यू टीम ने बहुत जल्द खोद दिया था, लेकिन अब उसके अंदर जो है उनको और ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा अधिक समय ले रहा है। अभी 60 फीट तक का जो है गड्ढा खुद चुका है। तो आशंका जताई जा रही है या फिर किया जा रहा है कि शाम तक जो है राहुल को बाहर सुरक्षित निकाल दिया जाएगा। और जैसा कि गुजरात की जो रोबोटिक टीम है वो भी वहां पहुंच चुकी है, गुजरात की रोबोटिक टीम की भी एंट्री हो चुकी है, तो इसमें गति में हम बदलाव और बढ़ाव देखने को मिल सकता है और आशा है कि राहुल जल्द ही बाहर निकलेगा। बिल्कुल तुलिका, जैसा कि देखने को मिल रहा है जब बाहर परिजनों की हालत खराब है, सरकार भी लगातार नज़र बनाए रखे हुए, अगर सीएम भूपेश बघेल जी की बात की जाए तो वो पल पल की खबरें अपडेट ले रहे हैं राहुल की। उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी जो पिछले 44 घंटे से भी ज़्यादा समय से उस गड्ढे के अंदर है, वो 10 साल का छोटा बच्चा राहुल। जी, बच्चे की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। बच्चा खुद एनडीआरएफ की टीम है, जो एसडीआरएफ की टीम है, जो लगातार इस रेस्क्यू में जुड़ी हुई है। 45 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। उसमें जो बच्चा है राहुल, वो भी उनकी मदद कर रहा है, क्योंकि बोरवेल में जो है अभी पानी भरते जा रहा है, तो वो बोरवेल के पानी को बाल्टी से निकाला जा रहा है, जिसमें राहुल भी उनकी मदद कर रहा है, हम आपको बता दें। और बाकी जो ग्राउंड वाटर लेवल ना बढ़े, राहुल को और ज़्यादा दिक्कत ना सहना पड़े, इसकी वजह से आसपास के गांव में जो घर हैं उनको भी अपने बोर को चालू रखने को कहा गया है, ताकि बोरवेल में पानी ना भरे। बिल्कुल तुलिका, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से राहुल की स्थिति पर के बारे में भी तुलिका ने बताया, हम सभी पूरा देश इस वक्त दुआएं कर रहा है कि बहुत जल्दी 10 साल के उस मासूम बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। खबर भारत भी ये कामना करता है कि राहुल को जल्द से जल्द टीम सुरक्षित बाहर निकाल ले। और अब बात इंदौर शहर की, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा पर 40 करोड़ की जमीन का घोटाला करने का आरोप लगाया है। राकेश सिंह यादव ने कहा कि रंगवासा में 8.5 एकड़ के लगभग जमीन है और 2 लाख स्क्वायर फीट स्लॉट एरिया है। 40 करोड़ की जमीन पर लघु एवं सूक्ष्म मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने बंदर बांट कर कोड़ियों के दाम पर जमीन को बेच दिया। साथ ही उन्होंने मंत्री पर खुलेआम भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगाया है। जिस तरह से इंदौर की खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश सचिव की बात की जाए तो उन्होंने उद्योग मंत्री सकलेचा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह मीडिया से चर्चा की उन्होंने, और इस चर्चा के दौरान उन्होंने सकलेचा, जो कि लघु एवं सूक्ष्म मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा की हम बात कर रहे हैं, उन पर आरोप लगाया है 40 करोड़ की जमीन के बंदरबाट का। राकेश सिंह कह रहे हैं कि करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दाम बेच दिया है सकलेचा ने।
और इंदौर की इस खबर पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां उद्योग मंत्री सकलेचा पर आरोप लगाया गया है और आरोप लगाने वाले राकेश सिंह हैं। और चलिए इस खबर के साथ ही फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।